अपने कल के चर्चा के दौरान हम लोगों ने उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा किया था जिसमें ये कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य अपने पतन की अवस्था की ओर गतिशील होता है। वो कौन कौन से कारक थे, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। और ये भी चर्चा कर चुके हैं कि औरंगजेब की अदूरदर्शिता वाली नीति, धार्मिक असहिष्णुता वाली नीति और विभिन्न प्रकार की नीतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस वक्त का इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, जिसको कभी महान मुगल साम्राज्य कहा जाता था, का पतन औरंगजेब के सख्त और लंबे शासनकाल के दौरान शुरू हो जाता है। आज हमें अपने चर्चा के केंद्र बिंदु में उत्तरवर्ती मुगल शासकों को रखना है। औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे, औरंगजेब के बाद जो शासक आए सत्ता में, जो गद्दी पर बैठे, उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, उनके शासन में कौन कौन सी कमियां रह गई, उनकी कमियां क्या थी, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी और इन चुनौतियों के से निपटने के लिए उन्होंने कौन सी नीतियों का पालन किया, इसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल के चर्चा के दौरान हमने इस बात पर चर्चा कर लिया था कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। कल तो इस बात पर चर्चा हुई थी। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। कौन कौन से? पहला मुअज्जम, पहले का नाम था मुअज्जम। दूसरे का नाम था आजम। तीसरे का नाम था कामबख्श। चौथे का नाम था मोहम्मद सुल्तान। और इसके पांचवें पुत्र का नाम था अकबर। कुछ किताबों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श यानी 3 को ही लिखा गया है। तो इसके आधार पर आप परेशान नहीं होंगे। औरंगजेब के जो पुत्र थे उसके 5 थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। इतिहासकारों ने लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि 1676 ईस्वी में अत्यधिक शराब सेवन के कारण मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और अकबर के संबंध में इतिहासकारों ने लिखा है कि 1678 में अकबर के संबंध में इतिहासकारों ने लिखा है कि 1678 ईस्वी में मारवाड़ के जो महाराजा थे, मारवाड़ के महाराजा उस वक्त कौन थे? मारवाड़ के राजा थे उस वक्त महाराजा जसवंत सिंह। कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह राजपूत थे। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और कल चर्चा के दौरान ये तो हमने देखा था कि औरंगजेब अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को फॉलो करता था, तो इसका उसने फायदा उठाने की कोशिश किया और अकबर को एक सैन्य टुकड़ी देकर के इस संबंध में आदेश दिया कि जाओ मारवाड़ को हमारे कब्जे में करो या अपना साम्राज्य विस्तार वहां तक करो। अकबर सैन्य टुकड़ी लेकर मारवाड़ जाता है महाराजा जसवंत से युद्ध करने, इनका सत्ता को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए। तो राजपूतों के बहकावे में आकर के अकबर जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। विद्रोह किया। बहकावे में कैसे? राजपूतों ने इससे कहा होगा कि औरंगजेब ने तुम्हें ही क्यों भेजा हमसे युद्ध करने, क्योंकि वो जानता है हम शक्तिशाली हैं और तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारे अन्य भाइयों को क्यों नहीं भेजा। इस तरह जैसे बहकाते हैं लोग, उस तरह अपनी बातों में अकबर को फंसाया और काफी शराब वगैरह पिलाया था नशे में, उसके बाद बहकाया। और जब इनकी बातों में अकबर आ गया तो उसने तुरंत घोषणा किया कि औरंगजेब के खिलाफ मैं विद्रोह करता हूँ। अब नशे में इन्होंने जोश में तो बोल दिया, नशा उतरा, जोश ठंडा हुआ, तो इस पे जब उनको ये आभास हुआ इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि उनको तो पता था औरंगजेब वह व्यक्ति है जिसने बचपन में एक बच्चे को इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि उसको देखने के दौरान उसको लगा कि ये मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा। अब अकबर की सासें तो बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह जब उसको ये समझ में आ गया कि अब औरंगजेब मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो मराठों के शरण में जाता है। मराठों से ध्यान रखना, ये राजपूतों की बात किया हमने, अब ये मराठों के शरण में जाएगा। लेकिन जब ये समझ जाएगा कि मराठे भी इसको नहीं बचा पाएंगे, तो ये ईरान भाग जाता है। ईरान भागेगा और ईरान में ही इसकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार अब इसके 3 पुत्र बचे हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, मुअज्जम
काबुल समझ रहे हैं कहाँ है? अफगानिस्तान। तब वो हमारे भारत के क्षेत्र में था। काबुल का गवर्नर था। आजम गुजरात का गवर्नर था। कामबख्श बीजापुर का गवर्नर था। बीजापुर मतलब क्या? दक्कन का क्षेत्र जो था, दक्कन। आजकल ये एरिया कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, वर्तमान में कर्नाटक में। इस प्रकार जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुअज्जम काबुल का गवर्नर था, आजम गुजरात का गवर्नर था और कामबख्श बीजापुर का गवर्नर था। इतिहासकारों ने लिखा है कि अपनी मृत्यु के दौरान इसने एक वसीयत बनवाया था। वसीयत में अपने पुत्रों को अपने साम्राज्य का विभाजन शांतिपूर्ण तरीके से करने का आदेश दिया था। उस वसीयत के आधार पर मुअज्जम मुअज्जम और आजम में संघर्ष शुरू हो जाता है। और संघर्ष के दौरान आगरा के पास एक जगह है जजऊ। आगरा के पास जजऊ के युद्ध में कब हुआ था? 1707 में। इस युद्ध में मुअज्जम विजयी होता है। मुअज्जम युद्ध को जीतता है और आजम को मार देता है। तो इस प्रकार अब औरंगजेब के उत्तराधिकार के रूप में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बहादुर शाह प्रथम के नाम से और औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनता है, गद्दी पर बैठता है और इस प्रकार ये शासन प्रक्रिया अपना शुरू करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ बातों पर चर्चा किया। तो पहली बात हम लोग यहाँ नीचे नोट भी करते जा रहे हैं कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में, मुगल साम्राज्य शासक के रूप में, मुगल उत्तरवर्ती मुगल शासक पहला कौन है? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, हम लोग यहाँ भी नोट करेंगे। और मेरा मानना है कि मैं जब नॉवेल भी पढ़ता हूँ तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको एक अलग जगह लिख लेना उचित होता है। और जब हम कैरेक्टर्स को लिंक करके नॉवेल पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए हम लोग इस कॉर्नर पे उत्तरवर्ती मुगल शासकों को लिखते जाएंगे किस प्रकार इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित किया। तो अभी तक हमने देखा बहादुर शाह प्रथम जो है अब ये गद्दी पर बैठता है। इतिहासकारों ने लिखा है कि जबकि शासक बनने का जो ज्यादा संभावना था वो आजम का था। किसका था? आजम का था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं होगा शायद, कि बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो उस वक्त शासक बनने का जो परसेंटेज था, मतलब कौन शासक बन सकता है, जिसके पक्ष में शासन के ज्यादा लोग थे, वो कौन था? तो आजम था। आजम के इसके साम्राज्य में ईरानियों की संख्या ज्यादा थी और आजम की शादी ईरान में हुई थी। तो इस प्रकार लोगों ने आजम की सपोर्ट किया होगा। तो ये कहा जा सकता है कि आजम के शासक बनने की संभावना ज्यादा थी। अब यहीं पे आपका पीछा नहीं छूटेगा। प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे योग्य कौन था? तो सबसे योग्य था कामबख्श। अब जब ये बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठा तो अभी कामबख्श बचा है। अब इसके बीच में बहादुर शाह प्रथम के बीच और कामबख्श के बीच में, बहादुर शाह प्रथम और कामबख्श के बीच में संघर्ष होता है। और इस प्रकार 1709 में हैदराबाद के युद्ध में, 1709 में हैदराबाद में बहादुर शाह प्रथम कामबख्श को पराजित करता है और मार देता है। ठीक है, तो इतनी चर्चा के दौरान हम लोग ये समझ गए होंगे कि बहादुर शाह प्रथम को को गद्दी प्राप्त करने के लिए किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा। तो इसको समराइज करते हैं। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु 1676 ईस्वी में हो गई थी अत्यधिक शराब सेवन के कारण। और अकबर को उसने अपने साम्राज्य विस्तार के कारण मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो इसके लिए उनके शासन पे सत्ता स्थापित करने के लिए अकबर को एक सैन्य टुकड़े के साथ वहां भेजता है। 1678 की बात है। और राजपूतों के बहकावे में आकर के अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। फिर वहां से वो भाग जाता है ईरान। और इस प्रकार बहादुर शाह, आजम
और बहादुर शाह मतलब मुअज्जम, आजम और काम बख्श 3 बचते हैं। इनमें वसीयत को लेके संघर्ष होता है। मुअज्जम आजम के बीच संघर्ष हुआ। आगरा के पास जजऊ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। मुअज्जम विजयी होता है। इस प्रकार वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभालता है। और 1709 में हैदराबाद में काम बख्श के साथ इसका संघर्ष होता है और काम बख्श को पराजित करके ये मार देता है। इस प्रकार ये अब मुगल शासक के रूप में बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक के रूप में बैठा। कब बैठा? 1707 में, और ये 1712 तक रहेगा। 1712 तक यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इसके समय काल को, 1707 से 1712। अब बहादुर शाह प्रथम के पास बहादुर शाह प्रथम के साथ चुनौतियां रही होंगी। कुछ न कुछ चुनौतियां तो होंगी, क्योंकि हमने देखा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किस प्रकार चुनौतियां उत्पन्न हुई। अब बहादुर शाह का काम होगा इन्हीं चुनौतियों से निपटना। तो इसके सामने मुख्यतः 5 चुनौतियां ज्यादा थी। पहली चुनौती के रूप में कौन थे? पहली चुनौती के रूप में थे राजपूत। पहली चुनौती के रूप में थे राजपूत, ठीक है। और इसके बाद चुनौती के रूप में कौन थे? दूसरी चुनौती इसके सामने थे मराठा। तीसरी चुनौती के रूप में थे सिख। चौथी चुनौती थे जाट साम्राज्य, जाट राजा। और 5वीं चुनौती थे बुंदेला राजा छत्रसाल। इस प्रकार जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठता है तो इसके साम्राज्य के आसपास इतनी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो अपना सर उठा रही थी, धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। और बहादुर शाह के समक्ष इन शक्तियों को नियंत्रित करना इसके समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में दिखाई देता है। तो अब बहादुर शाह जब गद्दी पे बैठा तो इसकी उम्र थी 63 साल, और किन्हीं किताबों में 65 साल भी दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। अब इस पे चर्चा करना अपेक्षित है कि इसने इन चुनौतियों से किस तरह निपटारा किया। अब 63 साल के व्यक्ति से या 65 साल के व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये मारपीट करेगा? हमें तो नहीं लगता जाके युद्ध करेगा। और जिस तरह की साम्राज्य की स्थिति थी, तो उसमें बहादुर शाह प्रथम ने शांति प्रियता की नीति अपनाई। किसकी? शांति प्रियता की नीति। ये क्या नीति थी? शांति प्रियता की नीति अपनाता है। ये नीति थी युद्ध वगैरह ना करना और शांतिपूर्ण तरीके से अपने साम्राज्य का संचालन करना, ठीक है। ठीक है। अब ये राजपूत कौन थे? ये राजपूत राजस्थान के क्षेत्र के तरफ के शासक थे। राजस्थान, इनका शासन क्षेत्र कहाँ था? राजस्थान। और हमने चर्चा के दौरान ये देखा था कि किस प्रकार जब मुगल साम्राज्य कमजोर होता है तो क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप को मुगल शासन के नियंत्रण से स्वतंत्र कर लेती हैं, इस प्रकार स्वतंत्र राज्य की स्थापना करती है। तो यही कार्य राजपूतों ने किया था। मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्र कर लिया था। बस इतनी बात अब ये जानना हमारे लिए बेहतर है, इतना जानना आवश्यक था। इससे ज्यादा हम लोग जब अलग से राजपूत पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो राजपूतों में 2 शासक हुए थे। राजपूतों के संबंध में 2 शासकों का चर्चा किया जाना अपेक्षित है, जो चुनौती के रूप में उभरे थे बहादुर शाह प्रथम के सामने। तो एक जगह है आमेर, वर्तमान जयपुर, ये जयपुरी है। यहाँ के शासक थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह, ठीक है। और एक जगह है मारवाड़। यहाँ के शासक थे अजीत सिंह। अब राजपूतों से इन्होंने पहले तो बहादुर शाह प्रथम ने इन पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि पहले बहादुर शाह प्रथम ने इन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। जय सिंह को आमेर से हटा करके इनके भाई विजय सिंह को शासक बनाने का प्रयास किया और अजीत सिंह को मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए बाधित करने का प्रयास किया। और इस प्रकार इनके क्षेत्र में वो सैनिक भी रखते हैं। लोगों का विद्रोह होता है
और बहादुर शाह प्रथम को यह समझ आ जाता है कि ऐसा उचित नहीं होगा। इस प्रकार उसने राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। कौन सी नीति? मेल मिलाप की नीति। ये क्या नीति थी? मेल मिलाप की नीति क्या थी? इसने जय सिंह को उनका क्षेत्र लौटा दिया। जय सिंह को इसने जय सिंह को इनका क्षेत्र वापस दे देता है, आमेर वापस करता है और अजीत सिंह को कौन सा क्षेत्र देता है? मारवाड़, जोधपुर, वर्तमान का जोधपुर। लेकिन ये सूबेदार हुआ करते थे उस वक्त, इनकी सूबेदारी नहीं मानता है। इनकी सूबेदारी थी मालवा की सूबेदारी नहीं दिया इसने, सूबेदारी। और ये जो सूबेदार थे ये थे गुजरात की सूबेदारी नहीं दिया। ये नहीं दिया इनको, ये नहीं दिया, इनका क्षेत्र जो है वापस कर दिया। इस प्रकार राजपूतों के साथ ये मेल मिलाप की नीति अपना करके इस चुनौती को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब इनके सामने दूसरी चुनौती के रूप में कौन थे? दूसरी चुनौती के रूप में थे मराठा। दूसरी चुनौती कौन थे? मराठा। मराठा के संबंध में विस्तृत चर्चा हम लोग जब मराठा शक्ति पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। अभी जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हम लोग कर लेते। मराठा साम्राज्य का उत्थान किया था किसने? शिवाजी ने। इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था शंभू, एक का नाम था शंभू कहते हैं इन्हीं को शंभू कहते हैं। इन्हीं को संभा कहते हैं, संभाजी। इन्हीं को संभा कहते हैं, संभाजी। और एक का नाम था राजाराम। इनकी हत्या हुई थी 1689 में। इनकी मृत्यु हो गई और 1700 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इनकी पत्नी थी ताराबाई। और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम इन्होंने रखा था शिवाजी द्वितीय। और ये उस वक्त कोल्हापुर के क्षेत्र में कोल्हापुर के क्षेत्र में थी और शंभू जी के का एक पुत्र था जिसका नाम था साहू। इसको औरंगजेब कैद में रखा हुआ था। औरंगजेब के कैद में था। ये तो पृष्ठभूमि हो। तो जब बहादुर शाह प्रथम सत्ता में आता है तो वो इन मराठों के साम्राज्य विस्तार की चुनौती से निपटने के लिए इनसे ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति अपनाता है। देखता है कि साहू हमारे कैद में है, तो साहू को 1707 में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था, तो ये साहू को 1707 में रिहा कर देता है, छोड़ देता है। अब ऊपरी तौर पर इनसे कौन सी नीति अपना रहा है? मेल मिलाप की नीति। इनकी नीति कौन सी थी? ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति थी। ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति अपनाया था इनसे। कैसे ये हम कैसे कह रहे हैं तो देखते हैं। 1707 में इनको छोड़ दिया और इनको मराठों का उत्तराधिकारी के रूप में नहीं माना। क्यों नहीं माना? ये सवाल उठता है, क्यों नहीं माना? क्योंकि उसी वक्त राजा राम की पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय, उस वक्त ये नाबालिग हुआ करते थे, के नाम से कोल्हापुर में शासन करती थी। कौन करती थी? तारा। अब एक ही साम्राज्य में दो शासक तो हो नहीं सकते हैं एक ही क्षेत्र में, तो इस प्रकार
बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के उत्तराधिकारी के रूप में शाहू को स्वीकार नहीं किया और इनको छोड़ देता है। और इन दोनों में साहू भी है, ताराबाई इनकी चाची थी। इनमें गृह युद्ध छिड़ जाता है 1707 में और साहू जो है साहू विजयी होते हैं, विजयी। ठीक है। और इस प्रकार जब तक ये गृह युद्ध ये छिड़ा रहा तब तक मराठों का जो क्षेत्र है वहां अशांति बनी रही और ये अपने में उलझे रहे। इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम अपनी चुनौती के रूप में इनको ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति के आधार पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अब इसके सामने अगली चुनौती के रूप में कौन थे? अगली चुनौती के रूप में थे सिख। कौन थे? सिख। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। इनसे बहादुर शाह प्रथम का मित्रतापूर्ण संबंध था। कैसा संबंध था? मित्रतापूर्ण संबंध था। मित्रतापूर्ण संबंध था। किसका? बहादुर शाह प्रथम का। किससे था? बहादुर शाह प्रथम से। बहादुर शाह प्रथम से। और इस आधार पे बहादुर शाह प्रथम ने इनको मनसब भी दिया था अपने शासन में। मनसब भी दिया था। मनसब अभी के लिए आप बस इतना जानिए, एक सम्मान था और शासन सत्ता में एक स्थान था। अभी इतना जानना जरूरी है कि एक सम्मान कह सकते हैं और सत्ता में ये स्थान था। एक तरह से कह सकते हैं सत्ता में ये स्थान था। सत्ता में क्या था? स्थान था। और कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह इससे मिलने जा रहे थे। किससे? बहादुर शाह प्रथम से मिलने जा रहे थे। तो नांदेड़ में महाराष्ट्र में मुस्लिमों में एक जाति है, पठानों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक, हत्या कर दी। अब गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर। इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास। वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण दास। अब इनकी मृत्यु के बाद मुगलों ने इनको नियंत्रित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया और बंदा बहादुर के नेतृत्व में, जो कि गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब अगर विद्रोह करेगा कोई तो सैन्य शक्ति तो भेजेगा, शासक सैन्य शक्ति भेजेगा, इनको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। तो इस आधार पे हम लोग इनके तरफ जो नीति थी, सिखों के प्रति जो बहादुर शाह प्रथम की नीति थी, उसको कैसे कह सकते हैं? पुरस्कार और दंड की नीति कह सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के समय में मित्रतापूर्ण संबंध था। इसने अपने राज्य में इनको मनसब प्रदान किया था, सत्ता में एक स्थान था, तो पुरस्कार दिया था। और इस प्रकार जब बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया तो इनको नियंत्रित करने के लिए, दबाने के लिए उसने सैनिक कार्यवाही भी प्रारंभ की। इस प्रकार दंड की नीति। तो सिखों के प्रति ये दंड की नीति अपनाते हुए इस चुनौती से निकलने का, इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई। अब इसके सामने जो चौथे चुनौती के रूप में थे वो थे जाट। अब ये जाट कौन थे? दिल्ली, आगरा वगैरह क्षेत्रों के अगल बगल ये खेतिहर किसान थे। कौन थे? खेतिहर किसान। ठीक है। तो इनमें लगातार विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे। ये भी अपना साम्राज्य विस्तृत करने के फिराक में थे। तो इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम ने इनसे मेल मिलाप की नीति अपनाया। मित्रतापूर्ण कह सकते हैं, मित्रतापूर्ण नीति अपना करके इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया और ये सुनिश्चित किया कि ये लोग मुगल साम्राज्य के प्रति कोई खतरा उत्पन्न ना करें। तो प्रमुख जाट सरदार कौन कौन से थे? तो आपको एक नाम सुनने को मिल जाएगा, गोकुल
और एक हैं राजा राम, एक हैं चूड़ामल, और एक आते हैं सूरजमल। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम ने इन्हीं चूड़ामल के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। चूड़ामल एक जाट है, मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। अब जाटों को हम लोग विस्तृत क्रम में एक बार और पढ़ेंगे, जब क्षेत्रीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार जाटों की चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अब जाट की चर्चा यहाँ हो रही है तो एक चीज आपको जानना चाहिए कि भरतपुर एक जाट राज्य था। भरतपुर जाट राज्य की स्थापना इन्हीं चूड़ामल और बदन एक सहयोगी थे इनके, बदन सिंह ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये समझ गए कि जाटों से इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई, इस प्रकार इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया था। अब इनके सामने जो पांचवी चुनौती के रूप में थे बुंदेला राजा छत्रसाल। ठीक है, बुंदेला राजा छत्रसाल। अब ये भी मुगल साम्राज्य के प्रति खतरा हो सकते थे। ठीक है, हालांकि ये थे नहीं और हो सकते थे, इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने इनके साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक, इस तरह इनको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया, अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बाकी की चर्चा अगली क्लास में शुरू करेंगे और इस प्रकार उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में अध्ययन हम लोगों का जारी रहेगा। धन्यवाद।